समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ अपनी हेल्प करनी है। रॉन्ग फ्रेंडशिप, सबसे बड़ा डर माँ बाप को रहता है गलत संगति को मत पड़ जाना होता है, गलत संगति नहीं चाहिए। अब बच्चा नहीं मानेगा, टाइम मैनेजमेंट खराब है, एडिक्शन है, इनसे निपटना और करियर भी बन पाना, तो इसमें हेल्प लगेगी, अकेला बच्चा नहीं कर पाएगा। तो एक हम सिचुएशन समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सब एक फैक्ट्री के मालिक हैं। यू हैव योर ओन फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका, और आपकी फैक्ट्री में बनता है साबुन, नहाने का साबुन, बहुत महंगा बनाते हो आप उसे, 1000-1500 रुपीज का पर पीस बिकता है, ज्यादातर उसको बहुत अमीर लोग खरीद करता है। तो आज आपको अपनी फैक्ट्री से कॉल आई कि आपका लगभग 4 करोड़ रुपए की कीमत का साबुन रिजेक्ट होकर वापस प्लांट में आ गया। आप घबरा गए, परेशान हो गए और आप भागे भागे प्लांट पे। अब आपने ये सोचा कि गड़बड़ कहाँ हुई है, तो पहले शुरू से ही देखते हैं। तो सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल चेक करवाया, साबुन बनाने में जो चाहिए होता है, और आपने पाया कि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। फिर आप गए प्लांट के अंदर, असेंबली लाइन 1 करेक्ट है, 2 भी ठीक है, 3 पे आपको फॉल्ट मिल गया। आपने पूरा आधा दिन लगा के वो फॉल्ट ठीक करवाया और अब चीजें फिर से ठीक है। यहाँ पर मेरा जो रॉ मटेरियल है वो है मेरा 2.5 साल का बच्चा। तो ये जो मेरा रॉ मटेरियल है, क्या ये शराब पीता है? क्या ये बदतमीज है? क्या इसको एग्जामिनेशन फोबिया है? क्या इस मेरे रॉ मटेरियल को एडिक्शन है किसी मोबाइल का? क्या है मेरे रॉ मटेरियल में? कोई भी खोट नहीं है, एकदम बढ़िया है, शानदार है। अब मैंने अपने रॉ मटेरियल को असेंबली लाइन पे डाल दिया, तो 4 तरह के जो सुपरवाइजर हैं वो इस पे काम करने लगे। जो पेरेंट नाम का सुपरवाइजर है वो बाय डिफॉल्ट इस फैक्ट्री का मालिक भी है, काम भी करता है, ऑनर भी है, दोनों ही काम उसके लिए। अब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको पेरेंटिंग तो मिलेगी, फिर साथ में थोड़े टाइम के बाद सोसाइटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, उसके दोस्त उसको मिल जाएंगे, फिर वो स्कूल जाएगा, फिर स्कूल में उसको एजुकेशन मिलेगी, फिर एक टाइम आएगा उसको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, गूगल अंकल मिलेंगे उसको, फेसबुक, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब मिलेगा, और चारों के अपने अपने 4 कोर्स सिलेबस। अब बच्चा मेरा असेंबली लाइन से होता तैयार माल हो गया, और मेरा जो तैयार माल है वो 22-24 साल का यूथ है, विद डिग्री बट विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारी समस्या उनके साथ है। तो ये जिम्मेवारी मैं किसके कंधे पे डालूं? कौन सी असेंबली लाइन है जिसने मेरे रॉ मटेरियल को खराब कर दिया? चलो ठीक है, लॉस किसका है? फैक्ट्री मालिक का या नहीं? तो आप अगर मैं कहूँ आप ही जिम्मेवार है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली आप कितने भी सही हो, बट लॉस तो आप ही का है ना। तो हमें ये देखना होगा क्या वो लॉस 2-4 करोड़ का है, या एक ऐसा पूरा जीवन जो एक माता पिता अपने बच्चे को दे देते हैं, और वो बच्चा उन सारी चीजों पे खरा ना उतरे जिस पर वो उतर सकता था। तो फिर हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और हमें बातों को समझना होगा। ये एक इंसान के जीवन की उम्र के 4 पड़ाव है। टॉडलर है, छोटा टॉडलर जो घुटनों के बल चलता है, फिर एक बच्चा है, फिर अडल्ट है, और फिर बुजुर्ग इंसान है। इस वक्त जो आपका बच्चा है वो कहाँ है? यहाँ 11th स्टैंडर्ड। 13 से 19 साल की अवस्था उसकी सबसे क्रूशियल होती है। जब मनुष्य 13 से 19 साल के बीच में होता है, तब वो अपनी समझ से दुनिया देखना शुरू करता है, और वहीं पर दुनिया की सारी गलतियां करना शुरू कर देता है। उसकी जो अपनी समझ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और माता पिता अगर उसको यहाँ पर मदद ना करें तो फिर वो दोस्तों की मदद ले लेगा, और वो भी उसके जैसे ही। तो दिस इज द एज ऑफ चॉइस, अपॉर्चुनिटी। बनने और बिगड़ने की जो सचमुच की उम्र है, लोग कहते हैं वो सच है, और एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि ये है। तो इस एज को क्या कहते हैं हिंदी में? किशोर। किस ओर जाऊं पता ही नहीं है, किस ओर जाऊं या उस ओर जाऊं, I'm confused। वजह बचपन तो छूट गया, अडल्ट अभी बनाने बीच में। If I'm crossing a bridge, तो बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर होते रहते हैं। मैं उनको सच मानूं, झूठ मानूं, क्या करूं? तो यहाँ पर क्या होता है देखिए,
1 साल से 12 साल तक का एक पीरियड, मतलब बच्चा 5th या 6th स्टैंडर्ड में है, ये एक एज है जब हम उसको कहते हैं क्लियरली आप बच्चे हो और वो अलग जिंदगी जीता रहता है। फिर उसके बाद उसकी एक 12 से 16 साल का एक पूरा समय का चक्र उसको दिया जाता है, और 12 से 16 साल में जो बच्चा होता है 13 से 26 28 तक चलेगा, और इस समय के खंड को कहते हैं करियर प्रिपरेशन एज। और इसी में से ही 13 से 19 का जो पीरियड होगा उससे वो गुजरेगा, और फिर उसके बाद वो अडल्ट हो तो जाएगा, बट फिर भी ये जो टाइम होगा इम्पोर्टेंट है। और इस ग्रीन बार को फिर से 3 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1, जब बच्चा 7th 10th के स्टैंडर्ड में होता है, इस दौरान जो पेरेंटिंग 4 साल में लगती है, उसकी माता पिता की जिम्मेवारी लगभग 60% तक होती है, और एक खास प्रकार से उस बच्चे की परवरिश करनी होती है। अगर आप इस पहले वाले बार में वो परवरिश करने का तरीका भूल जाओ, नहीं आता, तो उसका खामियाजा फिर येलो बार में भुगतना पड़ता है। ये जो येलो बार है, इसमें बच्चा आ जाता है 11th स्टैंडर्ड में, और 11th 12th और 1 साल और मान लेते हैं, और यहाँ पर माता पिता की जिम्मेवारी 98% हो जाती है। बहुत ही सेंसिटिव 36 महीने होते हैं, और पीछे उन्होंने जो किया उसका फायदा या नुकसान उनको यहाँ होता है। अगर पहले से होमवर्क करके आए हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा, अदरवाइज डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। और यहीं पर बच्चा ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं, या कोटा में मैं आया हूँ खाली हाथ जाऊंगा या सीधा मेडिकल कॉलेज जाऊंगा। और यहाँ पर आपका रोल बहुत बड़ा होता है, पढ़ाने के साथ फैकल्टी आलम सब काम करेंगे, बट योर रोल इज ऑल्सो। फिर उसके बाद बच्चा कॉलेज में चला जाएगा, मेडिकल कॉलेज में, फिर आपकी जिम्मेवारी घंटे फिर से आ जाएगी 50% के आसपास। तो अभी हम बात करेंगे इसकी। और यहाँ जो उस बच्चे ने येलो अचीव कर लिया, फिर उसका पर्पल ये करियर एज है, ये करियर प्रिपरेशन एज नहीं होती। यहीं पर बच्चे के सारे सपने उसको पूरे मिल जाते हैं, कार, बंगला, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, परंतु वो तब मिलेगा जब उस येलो बार में माता पिता ने सही तरीके से उसकी मदद की होगी, तो चेंज हो जाएगा। डॉक्टर बनने की बजाय वो कुछ और भी बन सकता है, फिर वैसे जिंदगी। और ये 40 साल का जो पीरियड है, तो आपको ये देखना है कि आने वाले भविष्य में बच्चे के जो 40 साल होंगे वो इन्हीं 2 सालों में डिसाइड हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सा टाइम होता है ये। फिर उसके बाद रिटायर होके जो बच्चे करें, तो हमें क्या क्या समझना होगा। कल मैंने आपको, कितने लोग थे कल के सेशन में? सारे ही थे। तो कल मैंने कुछ बेसिक चीजें तो वैसे बता ही की थी आपको कि ये 3 एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए जब आप फोकस होकर कुछ काम कर रहे होते हो, और अपने करियर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपका उठने सोने का तरीका, खाना पीना कैसा होना चाहिए ताकि ब्रेन फ्रेश रहे, शरीर में तनाव ना हो, दर्द ना हो, बॉडी के इश्यूज से सब बता चुका था। फिर भी ब्रेन फूड को लेकर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर इसका लैब टेस्ट कराओगे तो इतनी सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। यही चाहिए होता है ब्रेन। घी खाने से तो आप पहलवान बन सकते हो, पर बुद्धिमान बनता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान फल खाता है तो उसमें सेब जरूर खाए, इम्पोर्टेंट है उसके लिए। सेब खाने से, चाहे वो महंगा या सस्ता है, पर करियर की कॉस्ट में तो सस्ता ही है, चाहे वो कितना भी हो जाए, बट करियर के कंपैरिजन में तो सस्ता ही रहेगा। क्या वो एक बर्गर से भी महंगा है इससे, क्या वो एक पिज्जा से भी महंगा, ये आपको सोचना है। और फलों के साथ एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का काम करता है। तो चुकंदर और पालक 50 ग्राम का रस निकाल के दवा की तरह कोई पी ले, जैसे हम तो रोज ही पीते हैं वर्षों से, क्योंकि हमें 9-10 घंटे बोलना है, सोचना है, समझना है। तो हमारा भी ब्रेन इंसानों जैसा ही है, बट हम उसको शानदार पोजीशन में रखते हैं। आप रात के कभी 10 बजे मेरा सेशन लेने आना, तो ऐसा ही नहीं होगा आपके दिलचस्प। ये मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, हम लोगों को पता है कि क्या तुम बड़े हो, आप उधर जाते हैं। तो बच्चा भी थकेगा, सुबह से कोचिंग ले रहा है, दोपहर को खाना खाएगा, तो थके हुए ब्रेन को शाम को कचौड़ी और समोसा मदद नहीं करेगा।
एक केले में अगर आधा चम्मच शहद डाल दिया जाए, मैश करके या कट करके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दें, तो 10-11 बजे तक के लिए ब्रेन फिर से रिफ्रेश हो जाता है। केले के अंदर वो सारे जो पोटेशियम देख रहे हो केले में कहाँ है, 350 mg 100 ग्राम केले में इतना स्ट्रॉन्ग पोटेशियम होता है इसके अंदर। तो जब हम माता पिता होकर अपने बच्चों को ऐसी चीजों की शिक्षा देते हैं कि बेटा ये खाओ, और वो क्योंकि पेरेंट डिसअप्रूवल करिए कि ओके मम्मा आप अगर कह रही हैं तो वो जरूर मेरे काम की चीज होगी। अगर बच्चा कहता है क्या भाई ऐसी चीज क्या है हटाओ इसको, तो इसका मतलब मदर में बहुत वीक है। जो बच्चा माँ का कहना नहीं मान रहा, सर में दर्द नहीं होगा, बहुत लंबा बच्चा पढ़ सकता है और उसका स्टैमिना जो है पढ़ाई का वो इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा 3 डेफिशिएंसी होने से पढ़ाई में भी मन नहीं लगने लगता, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हर तरह से अवेलेबल होता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। अब है 80-20 का नियम। 80-20 का नियम अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आपका बच्चा फेल नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपको ये नियम पता हो और ये कैसे काम करता है। एक लड़का है बंटी, बंटी पढ़ता है 8th स्टैंडर्ड में। अब बंटी 8वीं में पढ़ता है तो वो स्कूल जाता है। अब स्कूल जाता है तो उसके लगभग 8 या 9 पीरियड्स हैं जो उसको बंटी करके आता है, मतलब 8 या 9 टीचर्स को निपट के घर आता है रोज। फिर उसको घर में मम्मा मिलेगी, अब मम्मा उसके कपड़े उतारेगी, ड्रेस देगी, खाना खिला के बोलेगी कि बेटा अपना तो पढ़ाऊंगी। पढ़ी लिखी मम्मा है, डिग्रियां उसके पास बहुत सारी, वो हाउस वाइफ है तो क्या होगा, एक ही तो स्टूडेंट मिला है उसको दे देंगे। फिर उसके बाद वो ट्यूशन भी जाएगा बंटी, फिर शाम को हेडमास्टर साहब आएंगे ऑफिस से, वो पूछेंगे मेरी पढ़ाई कैसी है। तो बंटी इज सराउंडेड बाय टीचर्स सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। बंटी की माँ कहाँ है, माँ तो टीचर हो गई उसके लिए, पापा क्या है जब भी बात करेंगे पढ़ाई की बात करेंगे। और अब बंटी 9th 10th 11th में आ गया तो वो 100% टीचर हो गए, उसको उन दोनों को पढ़ाई के अलावा कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है। ये होती है सबसे पहले। आप अपने बच्चे के हमेशा माता पिता होते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ भी हो सकते हो। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं सबके लिए हूं, पर अपने बच्चों के लिए तो मैं पिता ही रहूंगा, उनके लिए मैं डॉक्टर नहीं हूं बिल्कुल। तो जो माता पिता 80% माता पिता रहते हैं और 20% से ज्यादा कभी भी टीचर नहीं बनते, ऐसे बच्चे हमेशा सुखी तो रहते ही हैं, साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार है। और आपको पता है आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाने के लिए, 64। बच्चे के जन्म से और 27-28 साल तक माता पिता के 64 सब्जेक्ट होते हैं, और उनमें कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिस्ट्री एसएसटी नहीं होता है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो कार्य टीचर का है, फैकल्टी का है। उसको ब्रेन पॉलिश करना है, माता पिता को हार्ट पॉलिश करना होता है। ब्रेन की ताकत 12% होती है और हार्ट की 88। व्हाट डू यू नो वर्सेस हाउ डू यू फील? यू नो सो मेनी थिंग्स, you are an encyclopedia, Google, आप दुनिया भर के जीनियस हैं, but with some reason today you are feeling bad. Whenever you feel bad, your performance will go down. आप ब्रेन चला ही नहीं पाओगे अगर आपकी फीलिंग मूड खराब हो जाए। तो फीलिंग्स का, हार्ट का सारा जुम्मा माँ बाप के पास होता है। बच्चे का मूड खराब है तो कोई रीजन है, केमिस्ट्री या फिजिक्स या वो रीजन नहीं होता बच्चे का। दुनिया के जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो फेल होने से कभी नहीं डरते, कभी भी नहीं। वो डरते हैं फेल होने के बाद जो इंसल्ट होगी उससे, और इंसल्ट अगर मेरा अपना करेगा तो मैं तो बिल्कुल ही मुसीबत में हूं। दैट इज द मेन रीजन। तो हमें ये समझना है कि क्या चीज है इस पूरे समाज में। जो माता पिता होते हैं उनके 4 समूह होते हैं, ABCD। आप इस समूह में हो या आप जज कर लेना, मैं तो आपको बता देता हूँ। तो जब आपका बड़ा बच्चा जितने साल का होगा, आप उतने साल के माँ के बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का जन्म होता है। उससे पहले वो पत्नी थी, माँ नहीं थी। माँ तो वो तभी बनेगी जब बच्चा पैदा होगा। तो अगर आपका बड़ा बेटा या बेटिया 17 साल की है तो यू आर द मदर ऑफ 17 इयर्स। तो आप में भी उतनी अकल है जितनी बच्चे की है।
क्योंकि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हो, जैसे आपकी बचपन में हुई थी। आपके पास कोई और ज्ञान नहीं है क्योंकि आपने उसकी कोई पढ़ाई नहीं की। यू आर ग्रेजुएट, पीजी, आपके पास कोई भी डिग्री होगी वो दूसरी चीजों के लिए है। माँ बाप बनने की शिक्षा हम इंडिया में बहुत ही कम लेते हैं। अब हमारी मुसीबत ये खड़ी हो गई कि जब हम बच्चे थे तब था 1970-75 और अब 2023 है, तो थिंग्स विच यू डू नॉट नो यू कैन नॉट टीच। तो जब मैं 5th में पढ़ता था मेरे पास फोन नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, टैब भी नहीं था। आज मेरा बच्चा 5th में है तो वो सब कुछ है। तो आई एम कंफ्यूज कि करूं क्या, ये मोबाइल का इलाज क्या है? या तो पूरा यूज करने दूंगा या छीन कर दूंगा, और दोनों ही कंडीशन में बच्चा मिल सकता है। ऐसे आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे हो, उनकी बात कर रहे हैं जो अथॉरिटेरियन है। तो ये क्या है? मक्खी है, इसको समझना होगा। मक्खी का क्या होता है कैरेक्टर? मक्खी जो होती है पूरे शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है, गंदगी पर बैठेगी और गंदगी फैलाने का काम करती है। तो इसको देखकर लोग इरिटेट ही रहते हैं। तार में बंद हो जाए तो उसको उड़ा देंगे, हटाओ यार इसको, बात में चलेगी। तो ये इसका नेचर है, इसका कैरेक्टर है। तो जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते होंगे? बंटी पढ़ता है 4th स्टैंडर्ड में, और बंटी एक बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, बहुत डिसेंट बच्चा है। कभी भी तेज नहीं बोलेगा, जबान नहीं चलाएगा, सुबह उठेगा अपना टाइम से, मम्मी पापा के पाँव छुएगा, सारे काम खुद करेगा। स्कूल में मॉनिटर है बंटी, और बंटी स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और म्यूजिक भी खूब बढ़िया करता है। बट बंटी की हैंडराइटिंग खराब है, तो मक्खी मम्मी उड़कर कहाँ बैठ जाएगी? हैंडराइटिंग के ऊपर। अब पीटीएम में जाएगी मम्मा, वो सब बताएगी, बाकी तो सब ठीक है मैडम, पर इसकी हैंडराइटिंग, बाकी तो सब ठीक है पर ये है, बाकी तो सब ठीक है ये। मतलब बंटी की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज और उसकी जो सेल्फ वर्थ होती है वो रोज रोज बंटी मारता रहता है, क्योंकि वो पक गया है सुन के हैंडराइटिंग खराब है। बट उसकी मम्मा उसको ये नहीं बताती कि वो कैसे ठीक होगा। हेल्थ में इश्यू है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा, एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। बंटी की हैंडराइटिंग ठीक हो जाए, और चलो मान लेते हैं नहीं होती, तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसकी हैंडराइटिंग में मोती जैसे अक्षर चमकते होंगे? मेरे को कोई हो तो दिखा दो आप। या तो केमिस्ट पढ़ता है उसकी हैंडराइटिंग, या भगवान जी दो ही पढ़ेंगे। कहना ये चाहता हूँ, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बच्चे कैसे हो जाएंगे? लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम किसी इंसान की लो तब होती है जब आप उसके इमोशंस को वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, और आप कहते हो stupid है, shut up and keep quiet, जो पापा कह रहे हैं वो कर, don't argue with your dad। तब बच्चे की सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी। आप उससे कन्वर्सेशन कम करके ऑर्डर ज्यादा करिए। मेंटल इलनेस भी हो सकती है, एडिक्शंस हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के बच्चे के साथ काफी मेहनत करनी पड़ती है उसके करियर में, फिर आगे जाकर बड़ा स्ट्रगल देता है बच्चा। दूसरे होते हैं परमिसिव पेरेंट्स। ये जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम्बल होते हैं, बिल्कुल शहर जैसे मीठे होते हैं, एकदम बढ़िया वाले। और मदर टेरेसा के बाद इनका जन्म होता है काफी सालों बाद। करुणा और दया की मूर्ति होते हैं, और इनकी मुसीबत ये है कि इनको कंफ्लिक्ट पसंद नहीं होता, इसीलिए ये बच्चों के साथ हमेशा प्यार से रहते हैं कि बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। और जिंदगी में इनका ना तो रूल बनाते हैं, ना ही इनकी कोई बाउंड्री होती है कि कोई बाउंड्री हो, किसी तरह का डिसिप्लिन हो, टॉलरेट होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लड़ाई झगड़े में का कोई बिलीव नहीं होता। माता पिता दोनों में से दो अलग अलग नेचर के मिलेंगे, एक ठीक है तो दूसरा बहुत सॉफ्ट होगा। तो विरुद्ध नेचर होने की वजह से गड़बड़ होती है, और बच्चे का जो बिहेवियर है वो इम्पल्स हो जाएगा। इम्पल्स नेचर का ये मतलब होता है कि वो बच्चे की सारी इच्छाओं की प्रायोरिटी रखते हैं, खुद का पेट काट लेंगे पर बच्चे की इच्छा को मारेंगे नहीं। तो बच्चे की जो भी इच्छा होती है उसको तुरंत मिल जाती है, तो आगे जाकर वो बच्चा हर चीज की उम्मीद करने लगता है कि अभी चाहिए। तो इसको कहते हैं इम्पल्स नेचर के आई को हैव अ डिजायर आई वांट राइट नाउ। तो बच्चे क्या है, इगोसेंट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि उस बच्चे ने आज तक कभी तनाव का सामना ही नहीं किया, कभी भी उसने कुछ बाउंड्री नहीं देखी, डिसिप्लिन तो था ही नहीं।
तो ईगो उसकी हाई हो जाएगी और सोशल स्किल खराब हो जाएंगी क्योंकि उसको हैंडल नहीं करना नहीं आया। ऐसे परमिसिव पेरेंट्स जब जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादियां होती हैं तो 68% तक तलाक लेने की नौबत आ सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप हैंडलिंग भी नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको बाउंड्री खींचनी ही पड़ती है, डिसिप्लिन देना होता है। तो हाई डेलिकेंसीज रहेगी। तो ये भी जो आदत होती है इसमें ज्यादातर माँ बाप को होते हैं जो जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, यही सॉफ्टनेस उनको मिलती है। और पहले वाले केस में वो इतने ज्यादा जो कठोर थे, कठोरता कब इस्तेमाल करनी है आपको पता होना चाहिए। अथॉरिटेरियन पेरेंट जो होते हैं, पेरेंट्स को खराब नहीं होते, जब बच्चे की सेफ्टी का मामला आ जाए, जब उसकी जान पे बनाए, तब वही वाली पहले नंबर की पेरेंट की काम करेगी। उस वक्त आपको 2 थप्पड़ मारने ही पड़ते हैं, बट व्हेन बच्चा जो है जब वो सेफ्टी के मेजर पे फॉलो नहीं कर रहा हो, अगर बच्चा प्लग देने जा रहा हो, बिजली का कनेक्शन सामने हो, तो उस वक्त आप उसको क्या समझते हैं कि भाग के पकड़ के खींचेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोटा के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनको फुल लिबर्टी मिलती है। यहाँ बड़े बड़ी खाइयां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे झरने हैं कि पानी में गया तो निकलेगा भी नहीं बच्चा। यहाँ पे ऐसी बाइक मिल जाती है, बच्चा लेके उसको घूमने निकल सकता है, ये उसकी सेफ्टी का मामला है। तो हम तो पूरा ध्यान रखते हैं, पर बच्चा ऐसी हरकतें करता पाया जाए और माता पिता देखते ही रहे तो परमिसिव पेरेंट की कहूँगा जो एक्शन इतनी फरवरी के बच्चे की जान पर बनाई, इतनी बड़ी गहरी गहरी खाइयां हैं चारों तरफ छोटा के पहाड़ों में, तो हमें वो ध्यान रखने की बात है। फिर है निग्लेक्टफुल पेरेंट्स। निग्लेक्टफुल पेरेंट्स कौन होते हैं? जिनके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, या तो हस्बैंड वाइफ के कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है सालों साल, या हस्बैंड या वाइफ में से कोई किसी एडिक्शन का शिकार है, या उनकी कोई मेंटल इलनेस है, या उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या वो आपस में कुछ झगड़ते रहते हैं, या दोनों मिलकर काम धंधे वाले हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो ये कोल्ड और अनसपोर्टिव होते हैं, रूल रेगुलेशन इनकी लाइफ में नहीं होते, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, और अनइन्वॉल्व रहेंगे, बच्चों की लाइफ से गायब होते हैं। तो ये बच्चों को कहते हैं बेटा जो आपका मन करे कर लो, और मुझे पता है तुम ठीक ही करोगे। तो इनकी हरकतों को पूरा मोहल्ला जानता है, बस माँ बाप को पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? जितनी उम्मीद है ना उससे भी बहुत नीचे चले जाएंगे, और काबिलियत पूरी है, आप उनकी काबिलियत पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि आप कैपेबल, बट उनकी पेरेंटिंग का फॉल्ट था, इसलिए उनको कोई गाइड करने के लिए था नहीं, तो उनका इम्पल्स बिहेवियर होगा और इनकी संगति ज्यादातर खराब हो जाती है। सब बहुत नेचर के हैं, तो काउंसलिंग में आते हैं तो बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत आर्ग्यू करते हैं, बड़ी मुश्किल से मैरिज होते हैं ये वाले बच्चे। फिर है हमारे पास